लेकिन हेक्टर हार मानने के खिलाफ था। उसकी आत्मा बदले की चाह से भरी थी। उसके मुताबिक वो बस वार्म अप कर रहे थे। वो दुश्मनों को डराना चाहते थे और चेन को शांत करना चाहते थे, जो जहर से डील करने की कोशिश कर रहा था। सिस्टम ने ट्रीटमेंट के लिए दिया टाइम तेजी से खत्म हो रहा था। चेन के पास 6 मिनट बचे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जहर को कैसे न्यूट्रलाइज करें। कोई कुछ भी कहे, चेन देख रहा था कि स्टोन बोन्स भी मुश्किल से खड़ा था। अगर ऐसा चला तो वो मिशन फेल कर देगा। उसे लग रहा था कि सिस्टम उस पर हंस रहा है, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो सर्कस का क्लाउन बनने को तैयार था। माउंटेन ट्राइब के लीडर ने उनके रिफ्यूजल को एक्सेप्ट किया और धमकी भरे अंदाज में घुटना टेका। उसने इतनी फोर्स लगाई कि जमीन पर धक्का मारते ही एक जबरदस्त शॉक वेव बनी। ऐसी अटैक पहले किसी ने नहीं देखी थी। सब ठिठक गए, समझ नहीं आया कि कैसे लड़ें। चेन ने अपनी वीपन की कॉस्ट पर उन्हें बचाया। उसने शॉक वेव को फियर्सली बैक बीट किया और धूल का ढेर खड़ा कर दिया। वो उनके ट्राइब से फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब इंटरवीन करना पड़ रहा था। इससे लीडर की क्यूरियोसिटी जागी। वो उस ट्राइब का नाम जानना चाहता था जो इतने फियर्सली उनके खिलाफ खड़ा था। उसने उन्हें हाल ही में वॉन्डरर्स समझा था, लेकिन वो गलत था। छोटे ग्रुप पर आर्मी से अटैक करना उसका स्टाइल नहीं था। जैसे ही उसे पता चला, उसने उन्हें जाने दिया और वादा किया कि चेन से दूसरे दिन बराबर नंबर्स के साथ डील करेगा। आज वो चेन से मिलकर डिलाइटेड था, तो नोबली अपने घायलों को लेकर रिट्रीट कर गया, जिसमें वो शख्स भी था जिसे उसने भालू को मॉक्ड करने के लिए पेड़ में फेंका था। इस तरह न्यूबी ट्राइब ने ट्रबल अवॉइड कर लिया। अब बस आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, भालू के शरीर से जहर निकालना, जो उसे जबरदस्त पीड़ा दे रहा था। चेन ने अपनी टीम से कंसल्ट किया, लेकिन किसी को डोप जहर न्यूट्रलाइज करना नहीं आता था। कुछ ने पूछा कि वो भालू को क्यों बचा रहा है। उन्हें लगा ये बस एक और प्री है, लेकिन अब एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी। सिस्टम ने चेन को आखिरी चांस दिया। उसने हनी स्कल और बेरोज हर्ब्स यूज किए, जिनमें जहर न्यूट्रलाइज करने की प्रॉपर्टी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या ये डोप जहर को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ब्रूट फोर्स से उन्होंने भालू का मुंह खोला और जो कुछ था उसे डाल दिया। चेन ने मिशन खत्म होने तक सांस रोके इंतजार किया। टाइम बहुत धीरे गुजर रहा था। आखिरी सेकंड्स में सिस्टम ने भालू पर रहम किया और उसकी कंडीशन स्टेबल होने का मैसेज भेजा। भालू की जान अब खतरे से बाहर थी। सबने राहत की सांस ली। हेक्टर अकेला था जो माउंटेन ट्राइब का पीछा करने की जिद कर रहा था। चेन ने समझाया, हमें दुश्मन की आर्मी की सारी खासियतें नहीं पता। रैशली एक्ट करने से भारी नुकसान होगा। अगर किसी चमत्कार से जीत भी गए तो ये पायरेक विक्ट्री होगी। वो अपने लोगों को बदले के लिए खोने के खिलाफ था। माउंटेन ट्राइब खुद उनके पास आएगा। उसे बस एक्शन प्लान बनाना था और कॉम्बैट पावर जमा करना था। उसने ये आइडिया समझाया और सबको विलेज भेजा, जबकि वो भालू की देखभाल करता रहा। स्टोन बोन्स को क्वीन को बताने को कहा कि पेट्रोल्स के लिए रीइंफोर्समेंट्स और सेंट्रीज पोस्ट करें। रात बहुत लंबी लग रही थी। चेन अकेले भालू के साथ था और मेहमानों, जंगली जानवरों का आना रुका नहीं। भालू की गंध से ललचाए प्रीडेटर्स बार बार आ रहे थे और चेन को पूरी रात उन्हें भगाने में लगी रही। वो बस जंगली जानवरों से लड़ता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने टेस्टी हो सकते हैं। उसने रोस्टेड मीट बड़े चाव से खाया। सुबह होने को थी, तभी भालू जागा और स्वादिष्ट खाने की गंध पर उसने सिर घुमाया। चैन ने उसे खाने का ऑफर दिया और दोस्ताना अंदाज में एक मीट का टुकड़ा दिया। उसे नहीं पता था कि भालू कुकड़ फूड खाता है या नहीं, तो उसने कुछ कच्चे रैबिट्स अलग ढेर में रख दिए। जब तक आग पूरी तरह बुझी, चेन और भालू ने मिलकर ढेर सारा गेम खा लिया और रेस्ट करने लगे। सिस्टम ने मिशन कंप्लीशन का नोटिफिकेशन दिया और भालू के सिंपैथी पॉइंट्स दिए, जिन्हें तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा। चेन के प्लान के मुताबिक पॉइंट्स पहले फिजिकल स्ट्रेंथ में डाले गए, जब तक वो क्रिटिकल वैल्यू तक नहीं पहुंचा। इससे वो एक रिमार्केबल स्ट्रॉन्ग मैन बन गया। चेन को ये रिवॉर्ड पसंद आया। खुशी में उसने देखा कि भालू ने उसे लॉयल्टी दिखाने के लिए अपने खाने का हिस्सा गिफ्ट किया। चेन ने गिफ्ट एक्सेप्ट किया और भालू के साथ शेयर किया। अब भालू पूरी तरह हेल्दी था, तो चेन ने सोचा कि अब अलग होने का टाइम है। उम्मीद थी कि फिर मिलेंगे, लेकिन भालू ने जाने से इनकार कर दिया और तुरंत चेन के कपड़े पकड़ लिए। वो सेटलमेंट साथ जाना चाहता था। इतने बड़े जानवर को खाना खिलाने में ढेर सारा फूड चाहिए, लेकिन भालू को पेट रखने से चेन का प्रोफाइल बढ़ सकता था। हालांकि भालू थोड़ा क्लमजी था और ज्यादा हेल्पफुल नहीं। चेन उसे साथ ले गया। उसने भालू का नाम रखा शुंडा। इससे भालू को ट्राइब में ऑफिशियल जगह मिल गई। शुक्रगुजारी में शुंडा ने चेन को हग करने और चाटने के लिए झपट्टा मारा, फिर उसके पीछे चल पड़ा। अब चेन के पास एक स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट था। वो माउंटेन ट्राइब का पीछा करने और उनके रास्ते स्काउट करने निकला। शुंडा पर सवार होकर वो दुश्मनों के रेकलेसली छोड़े गए ट्रैक्स देख सकता था, लेकिन जितना आगे बढ़े उतना गहरा जंगल मिला। इसका मतलब था सामने बैम्बू फॉरेस्ट। बैम्बू सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए ही नहीं, बल्कि फायर क्रैकर्स बनाने के लिए भी यूज हो सकता था। बस नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल को सही प्रोपोर्शन में मिक्स करके बैम्बू ट्यूब में डालना था,
जो पाउडर्स के लिए अच्छा कंटेनर था। अगर फायर क्रैकर्स बनाने में कामयाबी मिली तो डिसाइसिव बैटल में दुश्मनों को सरप्राइज किया जा सकता था। भले ही एक्सप्लोशन की पावर कम हो, उसकी आवाज ट्राइब को डरा सकती थी और भगाने में मदद कर सकती थी। हाल ही में चेन को सॉल्ट पीटर मिला था और उसने किल्लन फायर करके कोल प्रोड्यूस करना सीख लिया था, लेकिन सल्फर के साथ प्रॉब्लम थी। ये आमतौर पर वॉल्केनोज के पास ही मिलता था। चेन ने सिस्टम के मैप का यूज किया। जैसा उसने सोचा, वॉल्केनो ग्लेशिएटेड जायंट के पास था। अगर वो ज्यादा करीब न जाए तो रिस्क लेकर सल्फर डिपॉजिट्स चेक कर सकता था। पिछली बार वो भागने में बिजी था, पास के रिसोर्सेज पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन शुंडा के साथ ये आसान होगा। प्लान को कई बार सोचने के बाद चेन ने शुंडा को नॉर्थ की तरफ मोड़ने को कहा, जहां वो उसे कुछ इनक्रेडिबल दिखाएगा। वो फुल स्पीड में दौड़े जब तक उस लेक तक नहीं पहुंचे। लैंडस्केप देखते हुए चेन ने शुंडा को बताया कि वो इस रास्ते से पहले जा चुका है। तब एक्सप्लोर करने का मूड नहीं था, लेकिन आज वो मौका पूरा करेगा। लेक के पास सावधानी से पहुंचकर वो चुप रहे, उस सी मॉन्स्टर को देखने का इंतजार करने लगे जिसके बारे में इतने इमोशनली बात हुई थी। लेकिन वो सरफेस पर आने की जल्दी में नहीं था। चेन आगे बढ़ने को तैयार था, तभी शुंडा अलर्ट हो गया और कुछ कदम पीछे हटा। उसी पल पानी की सतह पर बुलबुले दिखे जो किसी बड़े क्रिएचर ने छोड़े थे। एक जबरदस्त सिर निकला, गुस्से में चीखता हुआ। ये एक असली टायरानोसोरसाम था जो आसान खाने की तलाश में था। उसकी गर्दन पर टूटी रस्सी वाला कॉलर था जो दिखाता था कि ये किसी का पेट था। चेन और शुंडा अलर्ट होकर घास में झुक गए। क्रिएचर का साइज अंदाजा लगाने लगे। कॉलर से लगता था कि ये जायंट का पेट था जो सोते वक्त भाग गया। शायद यही मॉन्स्टर था जिसने सेबर टूथ टाइगर को डराया और जंगल में जायंट ट्रैक्स छोड़े थे। अगर ये सच है तो माउंटेन का जायंट कम से कम 15 दिन से सो रहा है। बहरहाल इस मौके को वेस्ट करना मूर्खता होगी। जैसे ही क्रिएचर ने पीठ फेरी, चेन ने शुंडा को माउंटेन की तरफ भागने को कहा। शुंडा ने ऑर्डर फॉलो किया और स्नोवी बायोम में गहराई तक चला गया, लेकिन हर कदम के साथ स्नो लेयर मोटी होती गई और उन्हें रुकना पड़ा। अगर कुछ हुआ और एवलांच आया तो भागना इम्पॉसिबल होगा। चेन शुंडा से उतर गया, जिससे शुंडा चिंतित हो गया। चेन ने उसे सावधान रहने और सराउंडिंग्स पर नजर रखने को कहा। भालू को साथ लाना ग्रेट आइडिया था, क्योंकि उसके पावरफुल पंजों की मूवमेंट्स से स्नो उड़ रहा था, जिससे सरफेस एक्सपोज हो रही थी। चेन की तेज गंध ने एक तीखी बदबू पकड़ी, जिसे वो किसी और चीज से कंफ्यूज नहीं कर सकता था। वो उसका सोर्स ढूंढने लगा। जितना गहरा खोदा, उतनी माचिस की जलने वाली गंध बढ़ती गई। बहुत एनर्जी लगी, लेकिन उसे सल्फर का डिपॉजिट मिल गया जो माउंटेन ट्राइब के साथ बैटल में डिसाइसिव हो सकता था। चेन इस डिस्कवरी से बेहद खुश था। इतने रिजर्व्स के साथ फायर क्रैकर प्रोडक्शन अगले दिन शुरू हो सकता था। जरूरी रिसोर्सेस मैक्सिमम कलेक्ट करके चेन ने उन्हें शुंडा पर लॉर्ड किया और होम की तरफ चल पड़ा। सेटलमेंट के पहले घरों को क्रॉस करते हुए सैम ने उसका स्वागत किया। चैन को देखकर बहुत खुश था, लेकिन किसी ने भालू की कंपनी में उसे देखने की उम्मीद नहीं की थी। गलत फहमियों से बचने के लिए चेन ने शुंडा को सबसे इंट्रोड्यूस किया और उसे नुकसान न पहुंचाने को कहा। पहले जंगली जानवर की मौजूदगी में ढलना मुश्किल था, लेकिन बाद में सब उसे राइड करना चाहते थे। चेन ने शुंडा के साथ बुलिंग अवॉइड करने का फैसला किया और वादा किया कि दूसरा जूमॉर्फिक एनिमल ढूंढेगा। मटेरियल्स अनलोड करने के बाद चेन ने आयु से बैम्बू ड्राई करने को कहा, बिना इसके यूज की डिटेल्स बताए। फिर उसने लिसा की तरफ ध्यान दिया, जो निडरता से भालू को करीब से देख रही थी। वो इस पावरफुल बीस्ट की तारीफ कर रही थी और चेन पर प्राउड थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। विलेज में आते ही चेन को बुरी खबर मिली। शोर के पास समुद्र में एक जायंट मॉन्स्टर दिखा जो गुस्से में था और फिशरमैन को फिशिंग से रोक रहा था। उसकी बॉडी से इतनी बड़ी वेव्स बन रही थीं कि बीच का सारा सॉल्ट डिस्ट्रॉय हो रहा था। फिशरमैन को कोई चांस नहीं मिल रहा था। चेन ने मैसेंजर को शांत किया और पर्सनली बीच पर सिचुएशन चेक करने गया। शुंडा पर सवार होकर वो मिनटों में समुद्र पहुंच गया, जहां बीच से धुले हुए बॉक्सेस के अवशेष तैर रहे थे। ये एक इक्थियोसोरस था, एक बड़ा प्रीडेटरी मरीन रेप्टाइल जो फिश जैसा दिखता था, एग्रेसिव था और एग्स से रिप्रोड्यूस करता था। वो डेवलपमेंटल स्टेज में था और हर जीवित चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। 7 मीटर लंबा होने की वजह से उसका बिहेवियर चेन को भी अलर्ट कर रहा था, लेकिन उसे इम्प्यूनिटी के साथ फ्री नहीं छोड़ना था। अगर इसे शांत नहीं किया गया तो ये रैम्पेज करता रहेगा, जिससे बड़ा डैमेज होगा। चेन ने प्लान बताया, इसे लैंड पर लाना होगा, जहां रेप्टाइल अपनी आधी पावर खो देगा। प्लान लाउडली बोलने के बाद चेन ने शुंडा को समुद्र की तरफ डायरेक्ट किया और इक्थियोसॉरस पर अटैक किया। पहले ब्लो में भालू बीच पर फेंका गया, जिससे मॉन्स्टर का पेट अटैक के लिए ओपन हो गया। आखिरी मिनट में चेन भालू से कूद गया और अपनी कुल्हाड़ी रेप्टाइल की फ्लैश में घुसा दी। इससे क्रिएचर और गुस्सा हो गया। उसने चेन को मुंह से पकड़कर डीप वाटर्स में खींच लिया। इक्थियोसॉरस चेन को तेजी
तेजी से सीबेड की तरफ ले जा रहा था ताकि वो फ्रेश एयर न ले सके। चेन को समझ आया कि इस रेट से वो खाए जाने से पहले डूब जाएगा। उसने पूरी ताकत से मॉन्स्टर का मुंह फैलाना शुरू किया। इस दौरान शुंडा उसका पीछा कर रहा था। रेप्टाइल के ज्यादा दूर जाने से पहले शुंडा ने उसकी टेल पकड़कर बीच की तरफ खींचा। भालू स्मार्ट था और चेन के प्लान को फॉलो कर रहा था, लेकिन इक्थियोसॉरस के जॉज और एयर की कमी से स्ट्रगल करना मुश्किल था। आम इंसान के लिए ये बहुत पावरफुल था, तो चेन हार मानने वाला था। तभी डार्क डेप्थ से एक औरत उभरी और चेन की जान बचाई। डैगर्स की पेयर के साथ उसने इक्थियोसॉरस की बॉडी पर अटैक किया और उसे चेन को छोड़ने पर मजबूर किया। रेड ब्लड ने क्लियर वाटर को मर्की क्रिम्सन कर दिया। ऑक्सीजन की कमी से चेन के लिम्स न्यूम होने लगे। वो लैंड तक स्विम नहीं कर पा रहा था। अपने आखिरी ल्यूसिड मोमेंट्स में वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था जो समुद्र में स्किलफुली स्विम कर रही थी। जब चेन ने अगली बार आंखें खोली, वो येलो सैंड पर था। शुंडा उसके लिए चिंतित था और ट्राई के बाकी लोग पास थे। पानी से भरे लंग्स को खांस कर निकालने के बाद चेन ने रॉक पर अपनी रेस्क्यूअर को देखा और उसे बुलाया। वो एलाना थी, सी ट्राइब की बेस्ट स्विमर, जो अक्सर समुद्र में हंट करती थी और जानती थी कि रेप्टाइल को कहां अटैक करना है। सब जानते थे कि सी ट्राइब मेंटल एबिलिटीज के लिए फेमस नहीं थी, लेकिन एलाना बाकियों के मुकाबले पूरी तरह स्टूपिड लगती थी। फिर भी उसने चेन की जान बचाई थी, तो चेन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और दिल से थैंक्स कहा। चेन को सिर्फ ये जानना था कि उसे ऑब्सिडियन डैगर्स कहां से मिले। एलाना ने बताया कि उसे एक बैड गाय से मिले जिसने उनके ट्राइब की टेरिटरी में इन्वेड किया था, लेकिन बाद में उसे लगा कि वो डैगर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने लगभग फाइट शुरू कर दी। चेन ने उसकी पोजीशन और इरादे क्लियर किए, जिससे वो शांत हो गई। उसे सारी इन्फॉर्मेशन याद रखना मुश्किल था, लेकिन वो समझ गई कि चेन सी ट्राइब की मदद करना चाहता है। एलाना ने बताया कि माउंटेन ट्राइब ने अचानक उनकी लैंड में एंट्री की थी। फाइट में वो जल्दी बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो उसका भाई फैंगन और बाकी ट्राइब मेंबर्स एक केव में लॉक थे। उन्हें अनगॉडली तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। डर्टी वर्क करने को मजबूर किया गया था। जब फैंग को काफी हो गया, उसने एस्केप प्लान बनाया। वो गार्ड पर अटैक करने वाला था और उसका वेपन एलाना को देने वाला था, जो रस्सी काटकर क्लिफ से रिवर में कूद जाए। फैंग को यकीन था कि ये उसकी बहन को बचाने का एकमात्र तरीका था। उसने एलाना को बिना सवाल किए ऑर्डर्स फॉलो करने को कहा। प्लान कामयाब रहा। गार्ड ने उनकी सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस की और पनिश करने आया, लेकिन उसकी रेकलेसनेस ने उसे धोखा दिया। फैंग ने प्री की बॉडी से गार्ड पर अटैक किया, जिसे वो वेयरहाउस में ड्रैग करने को मजबूर था। गार्ड को इमोबिलाइज करके एलाना ने उसका वेपन लिया और पानी में कूदकर डाउनस्ट्रीम स्विम कर गई। यहीं उसे वो जायंट मॉन्स्टर मिला जो चेन को खाने वाला था। एलाना की स्टोरी सुनकर चेन ने सजेस्ट किया कि वो लॉगर की तरफ जाए, जहां फैंग के प्लान के मुताबिक उसे हेक्टर से मिलना था। लेकिन एलाना खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहती थी। चूंकि पानी में डेड इक्थियोसॉरस था, वो उसे साथ ले गए। उन्होंने रेप्टाइल को शुंडा पर माउंट किया और सैंडी बीच पर ड्रैग करते हुए चले, पीछे ट्रेल छोड़ते हुए। रास्ते में हेक्टर और स्टोन बोन्स मिले, जो अपने किंग से मिलने आए थे, लेकिन उन्हें एलाना की कंपनी में देखकर सरप्राइज हुआ। उनकी मीटिंग की स्टोरी लंबी थी, लेकिन अब हेक्टर को पता था कि सी ट्राइब के 10 लोग कैप्टिविटी में हैं। उन्हें रेस्क्यू करना जरूरी था, वरना माउंटेन ट्राइब उन्हें टॉर्चर करेगा। लेकिन बिना प्लान के जाना रिस्की था। चेन ने हेक्टर को शांत करने की कोशिश की, लेकिन माउंटेन पर स्मोक देखकर उसका ध्यान भटक गया। वो सिग्नल फायर थी, जो वेस्टर्न माउंटेन पर डेंजर की चीख थी। कोई जानवर, चाहे कितना स्मार्ट या फुर्तीला हो, माउंटेन पर लाइट हाउस नहीं जला सकता था। चेन बहुत सावधान हो गया। माउंटेन ट्राइब के लीडर ने प्री छोड़ते वक्त रिवेंज की बात की थी। वो शायद इसे भूला नहीं था। शायद माउंटेन ट्राइब उनसे मिलने आया था। इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए चेन को पर्सनली बॉर्डर की इंटेग्रिटी चेक करनी थी। उसने तुरंत स्टोन बोन्स को बाकी सेटलमेंट को फोर्ट्रेस में ले जाने को कहा, जबकि वॉरियर्स डिफेंसेस को गैदर और स्ट्रेंथन करें ताकि स्ट्रेंजर्स अटैक न कर सकें। हेक्टर और एलाना को वेस्टर्न माउंटेन भेजा गया, पेट्रोल टीम से मिलकर एम्बुश पोजीशन लेने को। उन्हें बस ट्रैप्स के पास बैठना था जब तक चेन हेल्प लेकर नहीं आता। कैंप की तरफ भागते वक्त चेन गॉड्स की मेहरबानी और सिग्नल फायर के मिस्टेकन इग्निशन की उम्मीद कर रहा था। लिसा बाहर उसका वेट कर रही थी। वो शोर पर मॉन्स्टर से फाइट की चिंता में थी और तरह तरह के सिनेरियोज इमेजिन कर रही थी। जब उसने देखा कि चेन को कोई चोट नहीं थी, उसने राहत की सांस ली और रेस्ट ऑफर किया, जबकि वो सिचुएशन रिकॉन कर लेगी। लेकिन चेन के पास टाइम नहीं था। वो लिसा की कोशिशों के लिए थैंकफुल था, लेकिन सिग्नल फायर उसे परेशान कर रहा था। अगर वो बाकी वॉरियर्स के साथ गया तो हेक्टर को शांत नहीं कर पाएगा, जो माउंटेन ट्राइब के लीडर पर पागलपन में अटैक कर सकता था। उसे सिचुएशन खुद हैंडल करनी थी। चेन ने हैंगशर, लंगू, सैम और आयु को साथ लिया।
जो कई बार बैटल में प्रूव हो चुके थे। बाकी सेटलमेंट डिफेंड करने और घायलों के ट्रीटमेंट का काम लिसा को सौंपा। सैम ने हाल ही में एक हिल ढूंढी थी जहां से सिचुएशन ऑब्जर्व की जा सकती थी। डेंजर में वो रीइंफोर्समेंट्स के साथ जा सकती थी। चेन ज्यादा लोग नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन मिया ने पार्टिसिपेट करने की जिद की। उसे पहले कभी साथ नहीं लिया गया था, तो उसने धमकी दी कि अगर मना किया तो वो वैसे भी फॉलो करेगी। ऑन ऑर्डर्स डील करने के बाद चेन ने लियांग को क्वीन की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी और तुरंत वेस्ट की तरफ निकला। जब वो बाकी टीम के पास पहुंचे तो अंधेरा हो रहा था, जो चेन के हक में था। डस्क में ट्रैप्स और वॉरियर्स की एम्बुश पोजीशन पहचानना मुश्किल था, लेकिन माउंटेन ट्राइब ने सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया था और टॉर्चेस लेकर धीरे धीरे बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। अपनी लोकेशन बिल्कुल नहीं छुपा रहे थे। डेंजर सेंस करते हुए लीडर ने ट्राइब को डेथ ट्रैप के सामने रुकने का ऑर्डर दिया। उसने अंदाजा लगाया कि चेन बॉर्डर पर पहुंच चुका है और मेहमानों का वेट कर रहा है। उसने वॉलंटरीली बाहर आकर फेयर फाइट का ऑफर दिया। कोई नहीं समझा कि उसे चेन की प्रेजेंस का इतना यकीन क्यों था, लेकिन किसी ने डिस्गाइज नहीं उतारा। लीडर ने अपनी टैक्टिक्स एक्सप्लेन की। नेबरहुड बहुत शांत था, ना पक्षी गा रहे थे, ना बीटल्स स्क्रैच कर रहे थे, ना फ्रॉग्स क्रोक कर रहे थे। इतने लोगों की लंबी प्रेजेंस से ही जानवर अपने बिल छोड़ते हैं, जिससे ट्रैप की लोकेशन रिवील हो जाती है। लेकिन चेन की टीम फिर भी नहीं दिखी, तो लीडर को धमकियों पर स्विच करना पड़ा। उसे हाइना पावर यूज करना पसंद नहीं था, लेकिन हाइड एंड सीक खेलना और भी कम पसंद था। इस बार चेन एम्बुश से बाहर निकला, दुश्मन से फेस टू फेस मिलने को तैयार। माउंटेन ट्राइब हर तरफ से घिर चुकी थी, जो उन्हें डिसएडवांटेज में डाल रहा था, लेकिन दोनों ट्राइब्स के बराबर नंबर्स ने लीडर को खुश किया। उसने ऑब्सिडियन ब्लेड आगे बढ़ाकर चेन को ड्यूल के लिए चैलेंज किया। इस बार वो अपनी डिग्निटी के बारे में सोचे बिना फ्रीली फाइट कर सकता था, लेकिन जैसा चेन को डर था, हेक्टर ने सी ट्राइब का बदला लेने का मौका नहीं छोड़ा और पहली ही ओपनिंग में अटैक कर दिया। उसके पास ना प्रिंसिपल्स थे ना प्राइड। उसने बेशर्मी से लीडर पर पीछे से अटैक किया। बस कुछ मीटर्स की दूरी थी और वो फियर्स बैटल में भिड़ने वाले थे, लेकिन माउंटेन ट्राइब का म्यूटियोज रास्ते में आ गया। उसने पूरी ताकत से हेक्टर का रास्ता रोका। दो जिद्दी रैम्स की तरह दोनों एक दूसरे से स्ट्रेंथ में कम नहीं थे, पीछे ट्रेल छोड़ते हुए। पहली नजर में लग रहा था कि म्यूटी हार रहा है, क्योंकि उसका बिल्ड हल्का छोटा था, लेकिन वो कहीं ज्यादा फुर्तीला था। लीडर उससे खुश था। उसने म्यूटी की तारीफ की और उसे हेक्टर के साथ खेलने दिया। म्यूटी ने पूरी ताकत जमा की और हेक्टर को रॉक में फेंक दिया, जिससे जमीन पर वाइब्रेशन की वेव चली। ऐसी पावर ने चेन को भी डरा दिया। अब तक हेक्टर कभी किसी से नहीं हारा था, तो चेन सिचुएशन से बहुत चिंतित था। उसी पल एक एनिमी वॉरियर ट्रैप के नीचे से गुजर रहा था। आयु ने ट्री से टायर जायंट लॉक ड्रॉप किया। ब्लो इतना पावरफुल था कि उसे आसानी से नॉक डाउन करना चाहिए था, लेकिन उसने लॉक को साइड में धकेल दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माउंटेन ट्राइब के सेकंड वॉरियर ने अपनी रिमार्केबल स्ट्रेंथ से चेन को ट्रैप्स के प्लान के बारे में भुला दिया। हेक्टर को कई बार रॉक में फेंके जाने के बाद उसके मुंह से गाढ़ा खून बहने लगा। म्यूटी उसे जल्दी खत्म करना चाहता था, क्योंकि वो किसी न्यूकमर से आसानी से हारना नहीं चाहता था, लेकिन हेक्टर ने उसका ब्लो डॉज किया। वो उतना ही जिद्दी था और आखिरी सांस तक जिंदगी से चिपका रहा। इस बार उसने म्यूटी को डेड ग्रिप में पकड़ा और पानी की तरफ खींच लिया, जहां उसका कंसिडरेबल एडवांटेज था। म्यूटी ने जमीन पर जोर से किक की, ग्रिप से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो उसी जगह अटक गया। उसी वक्त एलाना रिवर से कूदी और म्यूटी पर पीछे से अटैक किया। जब तक वो जगह पर था, उसे बैक में स्टैब करना आसान था, लेकिन एनिमीज ने उसका प्लान फेल कर दिया। उन्होंने अपने कॉमरेड को बॉल की तरह एलाना की तरफ फेंका, जिससे वो वापस पानी में गिर गई। माउंटेन ट्राइब इतनी वाइल्ड थी कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी फाइट कर सकती थी। एलाना को स्ट्रेंजर से लड़ना पड़ा। इस बीच ट्विन ब्रदर्स ने लीडर को ताने मारे कि उसने उन्हें फन का वादा किया था, लेकिन म्यूटी और शोहाउ ने पहले शुरू कर दिया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किस पर अटैक करते हैं। उनकी नजर पहले चेन पर पड़ी, जो आइडली खड़ा अपनी सोल्जर्स को फेल होते देख रहा था। ट्विन्स तुरंत उसकी तरफ दौड़े, उसे जल्दी खत्म करने के लिए, लेकिन हैंगशर और लंगू ने उनका रास्ता रोका। उन्हें किंग तक पहुंचने से पहले बाकी वॉरियर्स से गुजरना था, तो उनका फन थोड़ा डिले हो गया। ट्विन्स ने अपने अपोनेंट्स को जल्दी डिवाइड किया और डील की कि हारने वाला हमेशा शेम का स्टिग्मा बेयर करेगा। अपनी जान जोखिम में डालकर वो क्रेजी स्माइल्स के साथ फाइट में कूद पड़े, दुश्मन के खून में नहाने की चाहत में। इस बीच शोहाउ फियर्स बैटल्स देख रहा था और डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किसकी हेल्प करे। उसे सिर्फ फाइट करना सिखाया गया था। न्यूकमर्स के खिलाफ विक्ट्री में कंट्रीब्यूट करने के लिए वो वेपन ढूंढने गया। उसे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। सामने एक लॉग था, जिसे उसने आसानी से रस्सी से तोड़कर कंधे पर फेंक लिया, ट्रैप तोड़ते हुए। इतने मासिव वेपन के साथ वो लीडर की तरफ दौड़ा, जो चेन से फाइट कर रहा था। लीडर को शोहाउ का इंटरवीन करना पसंद नहीं आया। उसने उसे अपना अपोनेंट ढूंढने को कहा। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर शोहाउ ने ऑर्डर फॉलो किया
और म्यूटी को ढूंढने गया, जो पहले से हेक्टर से फाइट कर रहा था। चेन को समझ आया कि हेक्टर 2 अपोनेंट्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा और तुरंत उसकी हेल्प के लिए दौड़ा, लेकिन माउंटेन ट्राइब के लीडर ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसने अपनी ब्लेड को पूरी ताकत से स्विंग किया, चेन को रिट्रीट करने और उस पर ध्यान देने को मजबूर किया। लीडर को चेन का उसे इग्नोर करना और नीचे देखना इरिटेट कर रहा था। उसने बार बार अटैक किया। ऑब्सिडियन ब्लेड चेन की थ्रोट के करीब आ रही थी, उसका सिर काटने की धमकी दे रही थी, लेकिन चेन ने ब्रूटल अटैक्स को सक्सेसफुली रिपेल किया। लीडर गुस्से में मुस्कुराया, अपनी ब्लेड को हर डायरेक्शन में स्विंग करते हुए, और चेन को सलाह दी कि फाइट से डिस्ट्रैक्ट न हो। वो चेन की ट्रू एबिलिटीज देखना चाहता था, एक ट्रू वॉर ऑफ किंग्स शुरू करना चाहता था। चेन को समझ आया कि उसे आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन वो हेक्टर की हेल्प नहीं कर सकता था। उसने हैवी आर्टिलरी स्विच की और कम से कम किसी को शो हाउ का मुकाबला करने का ऑर्डर दिया। उसी पल शो हाउ अपना लॉग जमीन पर घसीट रहा था, पीछे छोटी खाई छोड़ते हुए। हर सेकंड वो हेक्टर के करीब पहुंच रहा था, जिससे हेक्टर टेंशन में था, लेकिन वो इंगेज करने में फेल हो गया। लॉग अचानक इतना हैवी हो गया कि वो उसे उठा नहीं पा रहा था। पलट कर देखा तो मिया, जैसा वादा किया था, किंग के ऑर्डर के बाद फाइट में ज्वाइन हो गई थी। वो शोहाव के वेपन को पकड़े थी। ब्रूट फोर्स में वो किसी से कम नहीं थी। शोहाव ने मिया को साइज अप किया और अपने थिक आर्म्स से अटैक शुरू किया। वो मिया की थ्रोट तक पहुंचकर उसे अपनी तरफ खींचना चाहता था, लेकिन अचानक एक एरो ने उसकी लिम्ब को हिट किया, टॉप लेयर ऑफ स्किन को पियर्स करते हुए। पहला एरो तुरंत फॉलो किया गया दूसरे ने, जो डायरेक्टली उसके फेस पर एम था। अपनी आंखों को इंजरी से बचाने के लिए उसने उसी आर्म से खुद को कवर किया, जो उसकी बॉडी को ब्लोज से प्रोटेक्ट करता था, जैसे आर्मर। शोहाव इस सिनेरियो से बेहद खुश था, क्योंकि उसे एक साथ 2 प्लेमेट्स मिल गए थे। उसके जॉयफुल फेस को देखकर लीडर ने उसे ड्यूल कंटिन्यू करने की परमिशन दी, भले ही फाइट इक्वल नहीं थी। अगर शोहाव को एतराज नहीं तो उसे जैसा चाहे फन लेने दे। इस बीच सैम और आयु अपने कॉमरेड्स की बैक कवर करने की कोशिश कर रहे थे, एनिमी की वल्नरेबिलिटीज पर शूटिंग करके। चेन और बाकी वॉरियर्स ब्लडी वॉर में फाइट कर रहे थे, उन्हें अपना बेस्ट देना था, लेकिन आयु ने भालू के खिलाफ यूज किया ट्रैप शोहाव पर काम नहीं किया। उसने न सिर्फ कुछ नहीं हुआ जैसे खड़ा रहा, बल्कि रस्सी से उसे खींच लिया। ऐसे एनिमी से फाइट करने का एकमात्र तरीका ब्रूट फोर्स था, लेकिन वो एम्बुश से नहीं बच सकते थे। इस सिचुएशन में बस इतना किया जा सकता था कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जाए, जबकि सैम कैंप से रीइंफोर्समेंट्स लाए। आयु उपलब्ध मंथ्स से वॉर का कोर्स चेंज करने की कोशिश कर रही थी। उधर हेक्टर म्यूटी पर अटैक कंटिन्यू कर रहा था। म्यूटी ग्रिप से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उसकी बैक पर फिस्ट्स से पाउंडिंग कर रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं आया। हर पंच के साथ उसके लंग्स से इनक्रेडिबल बास साउंड निकल रहा था। अटैक्स इतने पावरफुल थे कि हेक्टर के मुंह से खून बहने लगा, लेकिन वो नहीं रुका और म्यूटी को पानी में धकेलने की कोशिश करता रहा। म्यूटी को जल्दी खत्म करने के लिए हेक्टर ने उसे पूरी ताकत से जमीन से उठाया और रिवर की तरफ दौड़ा, जहां वो चेक करना चाहता था कि माउंटेन ट्राइब कितना अच्छा स्विम कर सकती है। हेक्टर विक्ट्री से कुछ मीटर्स दूर था, लेकिन एलाना की अचानक एंट्री ने उसे रोक दिया। उसने हेक्टर से पानी में न जाने को कहा, क्योंकि ये बहुत डेंजरस था। वो गाय, जिसे हाल ही में उस पर फेंका गया था, अभी भी पानी में था और हर चीज पर अटैक कर रहा था। प्रूफ के तौर पर किसी ने एलाना का सिर पकड़ा और उसे बॉटम में ड्रैग कर लिया। ये मिनट की चिंता हेक्टर को कई और चोटों की कीमत चुकानी पड़ी। म्यूटी ने उसके ओपन एरियाज पर हिट करना जारी रखा, ग्रे बॉडी पर रेड मार्क्स छोड़ते हुए। एक ही जगह पर बार बार अटैक करने से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और आखिरकार हेक्टर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में भी उसने म्यूटी को आखिरी दम तक पकड़े रखा। अपनी आखिरी ताकत को फिस्ट में जमा करके उसने म्यूटी को उठाया और बैक पर फेंक दिया, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उसका सिर जमीन पर लगे। फेटल ब्लो मिलने के बाद म्यूटी के माथे पर खून की धारा बही, जिसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हेक्टर की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। वो भी जमीन पर गिरा और अपनी धुंधली नजर को फोकस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब कुछ ब्लर हो रहा था। भयंकर दर्द में उसने बाकी फाइट ट्राइब के हवाले छोड़ दी, उनकी जीत की उम्मीद करते हुए। उसी वक्त लंगू और हैंगशर ट्विंस के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने एक स्पेशल ट्रिक तैयार की थी, जिसे हाल ही में इन्वेंट किया था, और माउंटेन ट्राइब पर टेस्ट करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था। इसके लिए उन्होंने ट्विंस को अलग अलग साइड्स से घेर लिया और सिंक्रोनाइज्ड तरीके से उनकी तरफ दौड़े। शियाओ पागलों की तरह हंस रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि न्यूकमर ट्राइब इतनी हिम्मत से अटैक कर रही है। उसे उनकी रूकी एंटिक्स मजेदार लग रही थी।
लंगू को हैंगशर से धीमा देखकर ट्विंस ने एक साथ उस पर अटैक किया, प्लान को बर्बाद करने की कोशिश में। ट्विंस ने सबसे चालाकी भरे अटैक्स यूज किए और कुछ ही सेकंड्स में लंगू ने अपनी आंखें पकड़ लीं। हैंगशर चुपचाप देखने वाला नहीं था, उसने तुरंत अपने दोस्त की हेल्प के लिए दौड़ लगाई। ब्लाइंड मैन पर अटैक करने की बजाय उसने ट्विंस को सलाह दी कि कोई ऐसा ढूंढे जो उनका मुकाबला कर सके। बिना हिचकिचाहट के उसने अपनी हंटिंग एक्स को आगे फेंका जो एक ट्विन के शोल्डर में जा लगा। अब फाइट इक्वल थी, दोनों साइड्स के घायल कॉमरेड्स के साथ। हथियार के बिना हैंगशर जानता था कि वो ऑब्सिडियन ब्लेड वाले शख्स का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने अपने सामने एक छोटा शील्ड उठाया जिससे सारा अटेंशन अपने पर फोकस कर लिया, लेकिन ये प्लान का सिर्फ छोटा हिस्सा था। फियर्स फाइट में उसने स्टेप्स गिनना याद रखा ताकि लंगू को पता चले कि अटैक कब करना है, लेकिन शील्ड ने उसकी मदद नहीं की। दुश्मन चालाकी से करीब आया और उसके पेट में वार किया, उसे अटैक से 2 कदम दूर छोड़ दिया। ट्विंस को समझ नहीं आया कि वो नंबर्स क्यों गिन रहे थे, लेकिन जब वो 1 कदम दूर थे उन्हें उनके प्लान की वैल्यू समझ आई। हैंगशर ने पूरी ताकत से ट्विन के आर्म्स पकड़े और उसे जगह पर रोक लिया, जबकि लंगू ने प्लान का सेकंड फेज शुरू किया। एक सिंगल एक्स स्विंग भालू को मारने के लिए काफी था, तो उन्हें अपनी जीत पर कोई शक नहीं था। शियाओ को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसने लंगू को अपने सिर के ऊपर देखा, उसे अपनी जान का डर लगा और उसने जोर से खींचना शुरू किया। तभी उसका भाई आया, उसे साइड में फेंक दिया और खुद एक्स की ब्लेड के नीचे आ गया। हरी घास धीरे धीरे लाल हो गई, जबकि शियाओ हॉरर में अपने भाई को तड़पते देख रहा था। उधर आयु मिया की हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रही थी। शो हाउ बहुत स्लो था, तो एरोज परफेक्टली टारगेट हिट कर रहे थे, लेकिन उसकी स्किन इतनी मोटी थी कि उसे दर्द फील नहीं हो रहा था। उसका आर्म पोर्क्यूपाइन की बैक जैसा दिखने लगा, लेकिन एरोज सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स अंदर गए थे। ऐसा नहीं चल सकता था। मिया जमीन पर अपने पैर जमाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी ताकि लॉग, जो हर डायरेक्शन में स्विंग हो रहा था, गिरे नहीं। आयु को दूसरा अप्रोच ढूंढना पड़ा। लकीली वही रस्सी जो लॉग को तोड़ने के लिए यूज हुई थी फाइटिंग स्पॉट से दूर नहीं पड़ी थी। आयु जानती थी कि उसका हिंट समझ लिया जाएगा। उसने रस्सी की दिशा में शूटिंग शुरू की। ट्राइब में सब जानते थे कि ब्लडी वॉरफेयर में वो मिस नहीं करती। मिया तुरंत रस्सी की तरफ दौड़ी। उसी पल शो हाउ चिंतित हो गया जब उसने रस्सी का रेसिस्टेंस फील करना बंद किया। उसे लगा कि वो अब उसके साथ खेलना नहीं चाहती, लेकिन मिया ने जल्दी उसका दावा गलत साबित किया। उसने एक बड़े बच्चे के साथ खेलने का नाटक किया, बार बार उसकी पीठ के पीछे से पुकारते हुए, जबकि वो उसके पैरों को टाइट नॉट में बांध रही थी। कुछ देर तक शो हाउ को मजा आ रहा था, मिया को उसके चारों ओर दौड़ते देखकर, लेकिन अचानक जमीन पर सिर के बल गिरने से उसे होश आया। मिया ने उसे एक ही झटके में जमीन पर गिराने की पूरी कोशिश की और अपनी जीत पर दिल से खुश हुई, लेकिन हेक्टर को रेस्ट नहीं मिला। म्यूटी जल्दी जमीन से उठ गया। उसका ओवर कॉन्फिडेंस और हेक्टर को अंडर एस्टिमेट करना उसे लगभग अगले वर्ल्ड में भेज चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी भविष्यवाणी कोई पैगंबर भी नहीं कर सकता था। शो हाउ ने जिस जायंट लॉग से हाल ही में फाइट की थी, वो सीधा म्यूटी के सिर में उड़ा, उसे फिर से ड्रीम्स की वैली में भेजते हुए। अब हेक्टर अपने भाई फैंग की लक वाली बातों पर यकीन करने को तैयार था, लेकिन बैटल खत्म नहीं हुई थी। लीडर्स अपनी अपनी ट्राइब के लिए लड़ रहे थे, एक दूसरे को बार बार पीछे धकेलते हुए। उनकी फियर्स स्ट्रगल बहुत लंबी चली और उनके आर्म्स न्यूम होने लगे। चेन जानता था कि वो अगला ब्लो नहीं झेल पाएगा, लेकिन दुश्मन की सिचुएशन भी बेहतर नहीं थी। माउंटेन ट्राइब लीडर की हेल्पलेसनेस नोटिस करते हुए विच की सर्वेंट ने उसे रेड लीव्स ला कर दी। विच के ऑर्डर के मुताबिक उसे हर्ब यूज करनी थी, भले ही उसे चीटिंग पसंद नहीं थी। लीव्स जलाने से लीडर सेफली होम लौट सकता था, जबकि सर्वेंट स्मोक से पानी में छुपकर न्यूकमर्स की पीड़ा देखता। वॉर शुरू होने से पहले विच ने उसे कॉन्सिक्वेंसेस की वार्निंग दी थी। सर्वेंट ने लीडर को वाइज डिसीजन लेने की सलाह दी ताकि लॉस न हो। चेन को तुरंत समझ आया कि लीडर रीजन की आवाज छोड़कर रेड जिनसिंग से अपनी बॉडी स्ट्रेंथन करना चाहता है और पंगू की पावर यूज करके माउंटेन ट्राइब का बराबरी से मुकाबला करना चाहता है। रेड जिनसिंग न्यूकमर्स के खिलाफ वॉर में ग्रेट हेल्प होता, लेकिन लीडर को इसके यूज की जरूरत पर डाउट था। शायद विच ने लीडर के कैरेक्टर को समझ लिया था, इसलिए उसने सर्वेंट को ऑर्डर दिया था कि किसी अनक्लियर सिचुएशन में उसे ये हर्ब स्लिप कर दे, लेकिन कोई जल्दी में नहीं था। चेन इस सिचुएशन को इतना बिगड़ने नहीं दे सकता था कि दुश्मन इसका फायदा उठाए। उसने पूरी ताकत से अपनी एक्स स्विंग की, इतनी स्ट्रॉन्ग शॉक वेव बनाई कि लीडर के पीछे कई पेड़ गिर गए। सर्वेंट सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि उसने मिरेक्युलसली अटैक नोटिस किया और कूद कर बच गया। चेन की नजरों को फील करते हुए सर्वेंट और डीले नहीं कर सकता था। अगर लीडर खुद जिनसिंग जला नहीं सकता तो वो उसके लिए करेगा। उसने टॉर्च पकड़ी, डर में गिरी लीव्स उठाई और आग के पास ले गया।
बैटल के सिनेरियो का अनुमान लगाते हुए, लेकिन लीडर ने उसे रोक दिया। एक सिंगल स्ट्रोक से उसने स्टिक काट दी और आग बुझा दी। जब सर्वेंट ने उसके बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन मांगी तो लीडर ने कहा कि उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं है। शायद विच ने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था। उसने सर्वेंट को विच के पास लौटने और अपनी विल कन्वे करने को कहा। गुस्से में लीव्स को क्लच करते हुए सर्वेंट को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है। विच तक का रास्ता उतना लंबा नहीं था जितना लग रहा था। उसने लीडर को पनिशमेंट की उम्मीद करने की सलाह दी। ये सारा सीन चेन चुपचाप देख रहा था, जिसकी डिस्ट्रक्टिव पावर प्रोलॉन्ग्ड बैटल के बावजूद बढ़ गई थी, लेकिन वो मुश्किल से खड़ा था। इक्थियोसॉरस के साथ बैटल के बाद उसे रिकवर होने का टाइम नहीं मिला था और वो तुरंत बॉर्डर पर आ गया था। उसकी पंगु पावर भी लगभग खत्म हो चुकी थी, जिससे उसकी आंखें तैर रही थीं। चेन जानता था कि इस स्टेट में वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर वो दुश्मन को एक भी ब्लो मारने में कामयाब हो गया तो वो लकी होगा, लेकिन उसके बाद वो जरूर बेहोश हो जाएगा। सोल्जर्स की कंडीशन भी एनकरेजिंग नहीं थी। उनकी स्ट्रेंथ कब की खत्म हो चुकी थी और वो किंग को एडेक्वेट सपोर्ट नहीं दे सकते थे। चेन के पास सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करना और उम्मीद करना बाकी था कि अगला स्ट्राइक टारगेट हिट करेगा, वरना माउंटेन ट्राइब का लीडर बिना किसी रेस्टोरेशन के पूरे सेटलमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन सिर्फ सोल्जर्स की कंडीशन ही उसे चिंता नहीं दे रही थी। अगर लीडर ने जिनसेंग जला दिया होता तो उसकी 100% जीत पक्की थी, लेकिन उसने अपने सर्वेंट से झगड़ा किया और लीव्स फेंक दी। उसका एक्शन रिडिकुलस और इरेशनल लग रहा था। चेन जितना सोचे उसे जवाब नहीं मिल रहा था। ऐसे केस में बेकार सोचने से बेहतर है फिस्ट से काम करना। जब तक बॉडी में थोड़ी भी स्ट्रेंथ बची है, मौका पकड़कर लीडर को जल्दी खत्म करना जरूरी था। चेन बार बार दुश्मन पर अटैक करता रहा, उसे नॉकआउट करने की कोशिश में, लेकिन लीडर रेसिस्ट करता रहा, उसके ट्रेल पर कदम रखते हुए। लीडर को खुशी थी कि वो चेन जैसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर से फाइट कर रहा है। उसने चेन को प्रोवोक किया कि वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाए। किसी वजह से जब दोनों थक गए तब लीडर ने चेन के घायल आर्म को नोटिस किया। उसे यकीन था कि ये वोंड्स उसने नहीं दिए थे, तो उसने अंदाजा लगाया कि चेन ने सैक्रिफिशियल रिचुअल किया था जिसने उसे स्ट्रेंथ दी। इस इंफॉर्मेशन ने फाइट को 10 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, लेकिन सब जानते थे कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। लीडर खुद एग्जॉर्शन की कगार पर था, क्योंकि विच की दी गई डिवाइन पावर खत्म होने वाली थी। वो अगला अटैक डॉज नहीं कर सकता था, तो उसने इनिशिएटिव लिया और पहले अटैक किया। वो बस एक फेयर फाइट में विनर ढूंढना चाहता था। उसने वादा किया कि अगर चेन हारा तो वो उसकी छोटी ट्राइब को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके एक्शंस ऑनेस्ट और नोबल थे, जिसके लिए चेन ने उसे थैंक्स कहा, लेकिन उसे पिटी की जरूरत नहीं थी। पागलपन भरी चीख के साथ दो पूरी तरह अपोजिट फोर्सेस हथियारों के साथ क्लैश हुई। इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन हुआ कि उनकी जगह पर क्रेटर बन गया। इस केस में कोई वॉर का अंत प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। सब मिरेकल के खत्म होने का वेट करने लगे। तभी वॉरियर्स ने रॉक में डेंट नोटिस किया, जहां माउंटेन ट्राइब का ब्लडी लीडर पड़ा था। किसी में बात करने की एनर्जी नहीं थी, लेकिन सबने समझ लिया कि न्यूकमर ट्राइब ने अपनी टेरिटरी बैक जीत ली थी। उसी पल चेन के आर्म के चारों ओर बंधी रस्सियां टूट गईं और उसे इनक्रेडिबल पावर का दर्द फील हुआ। अगर ये थोड़ा पहले हुआ होता तो वो अपने अपोनेंट को शायद नहीं हरा पाता। पंगु पावर ने उसे बैटल में बहुत मदद की थी, लेकिन इसके यूज के अनप्रेसिडेंटेड कॉन्सिक्वेंसेस थे। आखिरकार उसकी टांगें जवाब दे गईं और वो आयु पर लीन हो गया, जो किंग को उसकी जीत के बाद गिरने नहीं दे सकती थी। तभी उन्हें क्वीन की हेल्प के लिए चीखें सुनाई दी। अगर विच का सर्वेंट लौट आया तो चेन की स्ट्रेंथ उसके शरीर से जा रही थी और वो आर्मी को कमांड नहीं कर सकता था। उसने सारी ड्यूटीज लिसा को ट्रांसफर कर दी। बेहोश होने से पहले उसे एलाना की कंडीशन याद आई, जो पानी में बेहोश हो गई थी। उसने आयु को ऑर्डर दिया कि वो हर हाल में उसकी हेल्प करे। जब तक चेन बेहोश था, उसके लिए असाइन किए गए लोग उसकी देखभाल करते रहे। लिसा ने उसकी गैर मौजूदगी में स्किलफुली पूरी ट्राइब मैनेज की और रात में कॉमन हाउस में उसके पास लौटी। लेकिन आज जब चेन जागा तो उसने लिसा को हाफ नेकेड देखा। उसने जागने का नाटक किया ताकि उसे शर्मिंदगी न हो, लेकिन जब वो उसके बेड पर बैठी तो चेन खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर पाया। लिसा ने काफी देर तक उसकी बॉडी पर उंगलियां फिराईं, उसका रिएक्शन देखते हुए। जब वो थक गई तो उसने वार्न किया, मुझे पता है तू जाग रहा है वैसे भी। लिसा चेन को जगाना नहीं चाहती थी, बल्कि थोड़ा खेलना चाहती थी, जिससे चेन सचमुच शर्मिंदा हो गया। वो तुरंत जागा और टॉपिक चेंज करने लगा, जैसे उसे ट्राइब की चिंता हो। लेकिन एलाना के बारे में बात करने से भी लिसा नहीं रुकी। वो धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आती गई, ताना मारते हुए बोली, अब ऐसे सवाल पूछने का टाइम नहीं है। उसने मान लिया कि चेन हिल भी नहीं सकता और धमकी दी कि वो ये जानने के लिए सब कुछ करेगी कि इस हालत में वो क्या कर सकता है। चेन ऐसी सिचुएशन के लिए लंबे वक्त से तैयार था।
लेकिन उसने इसे थोड़ा अलग सोचा था। उसे लगा था कि वो एक दिन अपनी पूरी ताकत दिखाएगा और सबको अपनी सहन शक्ति साबित करेगा। लेकिन लिसा की जिद ने सब गड़बड़ कर दिया। उसने स्वीकार किया कि लिसा डोमिनेट करेगी, जिससे उसकी नन्हा किंग की इमेज टूट रही थी। तभी सिस्टम की अचानक क्वेस्ट ने उसे शॉक कर दिया। क्वेस्ट का नाम था 7 times in a night, यानी लीडर को कई चीजों में सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें से एक टाइम कम से कम 1 घंटे तक चलना था, जिसके लिए रिवॉर्ड में 5 नगेट्स मिल सकते थे। रिवॉर्ड तो अट्रैक्टिव था, लेकिन पनिशमेंट किसी को भी क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने से हतोत्साहित करने वाला था। अगर चेन फेल हुआ तो उसे अपनी ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ती। टास्क को दोबारा पढ़ते हुए चेन सोच भी नहीं पा रहा था कि माउंटेन ट्राइब के लीडर से फाइट के बाद, जब वो अभी रिकवर भी नहीं हुआ था, खासकर अपने आर्म की वजह से, वो ये कैसे पूरा करेगा। उसे यकीन था कि वो टास्क पूरा करने से पहले मर जाएगा। क्वेस्ट की कंडीशंस इतनी रिडिकुलस थीं कि ये किसी बॉस फाइट जैसा था, जहां हीरो आखिरी ब्लो से पहले सुसाइड चुन लेता है। कुछ देर सोचने के बाद चैन ने फैसला किया कि सिस्टम ने उसे चॉइस दी है तो वो इस टास्क को इग्नोर करेगा जब तक वो पूरी तरह गायब ना हो जाए। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि साइलेंस को कंसेंट माना जाता है। गुस्से की चीखों और लिसा को धक्का देने की कोशिशों के साथ चैन ने सिस्टम को इसके स्टूपिड टास्क्स के लिए कोसा। आज उसकी लाइफ का सबसे खराब दिन हो सकता था, क्योंकि उसे रेस्ट करने भी नहीं दिया गया। वो बस बाहर से हेल्प या लिसा के रहम की उम्मीद कर सकता था कि वो अपनी ड्यूटीज पर लौट जाए। तभी जैसे फेट का गिफ्ट हो, शुंडा ने आधा घर तोड़ते हुए चेन को पकड़ लिया। इस बार चेन अपहरण के लिए पहले से कहीं ज्यादा थैंकफुल था, क्योंकि सिस्टम का टास्क उसके कारण कैंसिल नहीं हुआ था। लेकिन जब उसने शुंडा को रुकने को कहा तो भालू ने उसकी बात सुनी ही नहीं। शुंडा उसे जंगल में और गहराई तक ले गया, जिससे चेन को लगा कि वो जल्दी ही खाना बन जाएगा। अगर उसे पता होता कि इसका अंजाम क्या होगा तो वो लिसा के साथ ही रहता। अपनी फेट को स्वीकार करते हुए उसने शुंडा के दांतों का दर्द सहा, जब तक कि वो उसे एक केव के सामने डंप नहीं कर दिया। चेन को समझ नहीं आया कि उसे जंगल में क्यों लाया गया और उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो सावधानी से आसपास देखने लगा, लेकिन जैसे ही भालू ने दहाड़ मारी, केव से कब्ज निकले और अपनी माँ को खुशी से ग्रीट करने लगे। चेन को तब तक नहीं पता था कि शुंडा फीमेल थी, तो वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ कि उसे बच्चों की देखभाल का भी टाइम मिल गया। सिस्टम ने नई क्वेस्ट भेजी। 2 कब्ज अपनी माँ के इन्फ्लुएंस में सेटलमेंट ज्वाइन करने को तैयार थे। चेन को डिसाइड करना था कि उन्हें लेना है या नहीं। 1 मिनट भी डाउट किए बिना उसने उन्हें अपनी विंग में ले लिया, जिससे सेटलमेंट को कुछ सालों में रिलायबल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। कब्ज बड़े होकर ट्राइब के फुल फ्लेज्ड वॉरियर्स बन सकते थे। सिस्टम की रिक्वेस्ट कंफर्म करने के बाद उसने विलेजर्स की संख्या चेक की, जो 20 बढ़कर 88 हो गई थी। उसने मिलिट्री स्ट्रेंथ कैलकुलेट की, 68 ओरिजिनल स्ट्रेंथ और बाकी 30 में 3 मैन ईटिंग भालू थे। 90 का मार्क हिट करने पर सिस्टम ने नई मेन क्वेस्ट इश्यू की। चेन को 6 महीने में अपनी टेरिटरी को 10 स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सपेंड करना था और 300 से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना था। पिछली मेन क्वेस्ट को इतना टाइम हो गया था कि अगर सिस्टम ने वार्निंग न दी होती तो चेन भूल ही जाता। रिवॉर्ड पढ़कर वो डिलाइटेड हुआ, लेकिन टास्क इतने मुश्किल थे कि रिवॉर्ड का क्या मतलब। फिर भी उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वॉरियर्स को अटैक की प्रिपरेशन में स्पीड अप करना था और बाकी ट्राइब को फार्मिंग सिखानी थी। 3 मैन ईटिंग भालुओं के सपोर्ट से चेन अपनी चिंताओं को भूल सकता था, क्योंकि सेटलमेंट को रिलायबल प्रोटेक्शन मिल चुकी थी। शुंडा पर सवार होकर चेन ने कब्ज को इंटरेस्ट के साथ देखा और बोरियत में उनके लिए नाम सोचने का फैसला किया। माँ भालू को ये न्यूज अच्छी लगी। उसने कान खड़े किए। चेन के ज्यादातर निकनेम्स उन भयंकर बीस्ट्स के लिए सही नहीं थे, जो भविष्य में दुश्मनों को चीर देंगे। आखिरकार उसने सबसे सही नाम चुने। ब्राउन कप को जुन और रेड कप को जुनान। उन्हें नहीं पता था कि इन नामों का मतलब क्या है, लेकिन अपनी माँ की खुशी फील करके वो उसके साइड में क्राउच करने लगे। जो भी हो, शांत टाइम जल्दी खत्म होने वाला था और चेन को ढेर सारे केसेस से डील करना था। सिस्टम मैप पर नजर डालते हुए चेन पड़ोसी ट्राइब्स की इंफॉर्मेशन पढ़कर खुश हुआ और इन्वेजन का प्लान बनाने लगा। मैप वाकई यूजफुल था। चेन को पता था कि वो वेस्ट के कैंप के पास से नहीं गुजरा था, लेकिन उसे सराउंडिंग्स, गार्ड पोस्ट्स और ट्रैप्स की इंफॉर्मेशन पहले से पता थी। अगले 2 दिन चेन ने न्यूकमर्स को एग्रीकल्चर की बेसिक्स सिखाने का प्लान बनाया, फिर कॉलम माइंड के साथ रिकॉन मिशन पर जाने का। लेकिन अभी वो बस खाना चाहता था।
माउंटेन ट्राइब के लीडर से वॉर के बाद उसे योसोर का मीट टेस्ट करने का मौका नहीं मिला था। सरप्राइजिंगली चीफ की परमिशन के बिना किसी ने रेप्टाइल को टच नहीं किया था। पूरे विलेज को पता था कि चेन बेस्ट कुक है और वो बस उसके रिकवर होने का वेट कर रहे थे। 3 दिन ऐसे ही गुजरे। रेस्ट का टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा था और चेन को पड़ोसी ट्राइब विजिट करने के लिए सामान पैक करना था। उसने शुंडा को साथ लिया, जिसे वो अब ज्यादा राइडिंग एनिमल की तरह यूज करने लगा था। आयु और लिसा उसे विदा करने और सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन की विश करने आए। चेन ने कब्स को हैंगशर की केयर में छोड़ा, जो पहले से हाइना कब्स की जिम्मेदारी ले रहा था। उसने लिसा से वॉरियर्स पर नजर रखने को कहा ताकि वो नए कैटापल्ट से एक दूसरे को न मार डालें। एलाना को आयु की जिम्मेदारी दी क्योंकि वो अभी भी हाल के इवेंट्स पूरी तरह याद नहीं कर पा रही थी और उसे केयरफुल सुपरविजन चाहिए था। ये सारी बातें लिसा को सुनने से थकान हो रही थी, तो उसने जल्दी से चेन को घर से भगा दिया। लेकिन चेन को आयु का बिहेवियर चिंता दे रहा था। उसने चेन के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मिलेट प्लांट किया था, तो फार्मलैंड की चिंता नहीं थी। फिर भी वो डाउनकास्ट लग रही थी। फ्रैंकली वो चेन को एक्सप्लोरेशन पर नहीं जाने देना चाहती थी और उसे माउंटेन ट्राइब पर भेजने की भीख मांग रही थी। उसकी चिंताओं को सुनकर लिसा ने उसे भरोसा दिलाया कि दुश्मन चाहे जो भी हो, चेन के साथ भालू है, तो चिंता करने से बस ट्रबल बढ़ेगा। लिसा की स्टेडफास्टनेस की वजह से चेन बिना चीख पुकार के निकल सका, कमांड क्वीन को सौंपकर। लेकिन उस पल से लिसा आयु के प्रति ज्यादा सावधान हो गई। आयु चेन पर ज्यादा अटेंशन दे रही थी। लिसा उसका डीट बिहेवियर दिन रात देख रही थी, लेकिन लिसा भी आसान नहीं थी। चेन को अलविदा कहने के बाद उसने अपने ट्रस्टेड स्पाइस को बुलाया और चेन का पीछा करने का ऑर्डर दिया। पिछली बार भालू ने उसका हस्बैंड चुरा लिया था, तो अब उसे सच जानना था कि चेन वाकई स्काउटिंग ट्रिप पर गया है या नहीं। किसी भी केस में बेहतर होगा कि उसे फॉरेस्ट में सीक्रेट केबिन के बारे में कभी पता न चले। उधर चेन पागलों की तरह छींक रहा था। अपनी एक्सपोज्ड स्किन पर ठंड फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ठंड कहाँ से आ रही थी, तो उसने इसका ब्लेम अपनी पूरी तरह हील न हुई चोट पर डाला। जर्नी कंटिन्यू करते हुए वो एक स्ट्प्यू माउंटेन पर पहुंचा, जिसे उसे बाईपास करना था। इसमें एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो रहा था, लेकिन जब शुंडा टॉप का रास्ता ढूंढ रहा था, चेन एरिया सर्वे कर रहा था। अगर उसे माउंटेन पर सेटल होने का मौका मिलता, तो वो माउंटेन ट्राइब की तरह रिलायबल डिफेंस बनाता। टॉप तक पहुंचने के कई तरीके थे। मेन फोर्सेस को दुश्मन का सामना करने भेजना और रियर से अटैक करना। प्लानिंग के दौरान बॉर्डर से गुजर रहे गार्ड्स ने बड़े भालू को स्पॉट किया और चेन से मिलने आए। चेन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, खुद को इंट्रोड्यूस किया और उनके लीडर से मिलने का ऑर्डर दिया। पिछली बार लीडर वॉर लेकर आया था, अब चेन की बारी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहकर कि लीडर किसी से मिलने में बहुत बिजी है, वरना उन्हें अटैक करना पड़ेगा। चेन अब तक नाइस बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सैवेजेस में जरा भी मैनर्स नहीं थे। अपनी एक्स को टाइट पकड़कर चेन सोचने लगा कि क्या उसे अभी अटैक कर देना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड में प्रिजनर्स ने उसका ध्यान खींचा। उसे याद था कि किसी ने कहा था कि प्रिजनर्स चेन्स पहनते हैं, लेकिन ये अलग थे। स्ट्रेंजर्स की भीड़ में चेन ने माउंटेन ट्राइब के चीफ और म्यूटी को पहचान लिया, जो साफ तौर पर लॉर्ड्स कैरी करने को मजबूर नहीं थे। ये सिचुएशन चेन को पूरी तरह कंफ्यूज कर रही थी। उसने शुंडा को उनकी तरफ भेजा, गार्ड्स को साइड्स में डिस्पर्स करते हुए। उसे नहीं पता था कि एक लीडर को इतना नीचे गिरने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के बाद उसे उनकी रूल्स समझ आए। ट्राइब में एक विच थी जो हारने वालों की डिवाइन पावर छीन लेती थी और उन्हें ऑटोमेटिकली स्लेव्स बना देती थी। अब वो लीडर नहीं था, क्योंकि उसकी जगह एक कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी ने ले ली थी। चेन को अब उसी नए लीडर से डायलॉग करना था। जैसे गॉड्स के ऑर्डर से चेन को लीडर चेंज की इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो माउंटेन पर दिखा। चेन को हॉटी लुक से देखते हुए उसने ट्राइब को डिफेंड करने के लिए नीचे तक नहीं आना चाहा और अपने सोल्जर्स को इंट्रूडर से डील करने भेज दिया। इस ट्राइब के लोग वाकई वाइल्ड और अनकंट्रोलेबल थे, लेकिन सरप्राइजिंगली वो पहले से हार्पून यूज कर सकते थे। वो स्टूप क्लिफ पर तेजी से दौड़ते थे, क्योंकि उनके पैर अनइवन सरफेस के आदी थे, जिससे उन्हें बैटल में एडवांटेज मिलता था। हाफवे पॉइंट क्रॉस करते ही उन्होंने हार्पून्स नीचे फेंके, चेन को कवर करते हुए, ताकि वो भाग न सके। शुंडा को इंजरी से बचाने के लिए चेन ने हर हार्पून को आधा काट दिया, लेकिन सब इंजरी से नहीं बच सके। ये सैवेजेस अपने पुराने कॉमरेड्स की प्रेजेंस को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे और सबसे अंधाधुंध अटैक कर रहे थे। कुछ लोग, जैसे पुराना लीडर जुई और म्यूटी, कार्गो के सैक्स से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन बाद में उन्हें चेन के खिलाफ फाइट करने को मजबूर किया गया।
जुई को बाकियों से बेहतर पता था कि चेन क्या कर सकता है, लेकिन गार्ड्स के प्रेशर में वो और म्यूटी को हथियार उठाकर चेन पर अटैक करना पड़ा। माउंटेन ट्राइब के धीरे धीरे उसे घेरते देख चेन को रिट्रीट करना पड़ा। उसे गुस्सा आ रहा था कि नया लीडर पर्सनली नीचे नहीं आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो पंगु की पावर से पूरी ट्राइब को आसानी से ओवरकम कर सकता था और लीडर तक खुद पहुंच सकता था, लेकिन इससे पहले उसकी पावर खत्म होने की गारंटी नहीं थी। उसे बेहतर प्लान डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए था। चेन बैड न्यूज के साथ होम नहीं लौटना चाहता था, तो वो डेस्परेटली माउंटेन ट्राइब के पास फॉरेस्ट में रुका। जब शुंडा पानी में खेल रहा था और डिनर के लिए फिश पकड़ रहा था, चेन माउंटेन ट्राइब के पेट्रोलमैन को ऑब्जर्व कर रहा था। वो एक सेकंड के लिए नहीं रुक रहे थे। रात में भी टॉर्चेस लेकर चेन की तलाश में घूम रहे थे। इसे देखकर चेन को समझ आया कि उनके पास पहुंचना आसान नहीं होगा। उनका रियल लीडर नया लीडर नहीं था, बल्कि एक विच थी जो बैकग्राउंड में पपेट्स की स्ट्रिंग्स खींच रही थी। अगर चेन इस लीडर को हरा देता तो तुरंत नया लीडर अपॉइंट हो जाता। एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए वो आखिरकार चेन को हरा देंगे और न्यूकमर सेटलमेंट खत्म हो जाएगा। इस केस में ब्रेनस्टॉर्म करके विच की हाइडिंग प्लेस ढूंढने और चुपके से पपेटियर को मारने का तरीका निकालना जरूरी था, लेकिन उसी वक्त जुंदा ने झाड़ियों की रसलिंग नोटिस की और उस दिशा में गुर्राया। रिवर के दूसरी साइड पर एक और हंट चल रहा था। चेन ने उसे छुपने और एम्बुश से फाइट देखने को कहा। डराए हुए वरैन के पीछे धूल के ढेर उड़ रहे थे जो फॉरेस्ट से भाग रहा था। उसकी बॉडी पर दर्जनों ब्लैक मैन क्रॉल कर रहे थे, जैसे उसकी स्किन पर फ्लीज उसे काटते हुए। चेन ने पहली बार ऐसा हंटिंग मेथड देखा। उनके काम के बाद रेप्टाइल की बॉडी छलनी जैसी हो गई और जल्दी जमीन पर गिर पड़ी। उनकी स्पीड से सरप्राइज्ड चेन ने गलती से अपनी हैंड वेव की, जो ड्राई लीव्स वाली ब्रांच से टकराई और जोर से रस ली। स्ट्रेंजर्स की हर्ड, जैसा चेन ने उन्हें बुलाया, तुरंत साउंड की दिशा में मुड़ी, लेकिन उनके पास इन्वेस्टिगेट करने का टाइम नहीं था और वो भाग गए। चेन ने मिरेकल से अननेसेसरी फाइट अवॉइड कर ली तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन वो उन मैन को फिर कभी नहीं देख सका और उसकी क्यूरियोसिटी उसे खाने लगी। चेन ने शुंडा को वहीं रुकने को कहा, जबकि वो दूसरी साइड क्रॉस करके कंफर्म करने गया कि वो चले गए हैं। वो तेजी और अननोटिस्ड चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी वजह से वो उनका पीछा नहीं कर पाया। उनके साइज के हिसाब से चेन को समझ नहीं आया कि वो इतना दूर कैसे चले गए। शायद उनकी लेयर पास में थी और उन्होंने बीस्ट को वहां छुपा लिया था, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया। अचानक एम्बुश से एक औरत ने उस पर अटैक किया, जो अपनी फ्लफी टेल से उसकी बॉडी को गुदगुदा रही थी। उसके कान रैंडमली मूव कर रहे थे और वो खुशी से चेन को नॉटी बॉय बुला रही थी, लेकिन उसने गलत शख्स पर अटैक किया था। उसका चेहरा देखकर उसे समझ आया कि वो एक इनोसेंट मैन को चेज कर रही थी, क्योंकि वो वेयरवुल्फ ट्राइब का नहीं था। वो चेन की मूवमेंट स्किल्स से अमेज्ड थी, क्योंकि सिर्फ वेयरवुल्फ्स इतनी तेजी से दौड़ सकते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि चेन की फुर्ती उसकी ट्राइब से नहीं थी। चेन ने मिसअंडरस्टैंडिंग को पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश की और सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगा, लेकिन कैमोफ्लाज आउटफिट्स में औरतों की परस्यूट ने उसे अलर्ट कर दिया। वो जल्दी अपनी सीट्स छोड़कर चेन की तरफ बढ़ी। स्ट्रेंजर औरत ने अपने परस्यूअर्स से बचने के लिए ट्री की पहली ब्रांच पर जंप किया और गुस्से में चीखने लगी। भले ही उसने चेन को दोस्त माना, लेकिन ये अटैक करने की वजह नहीं थी। उसका किसी और की टेरिटरी में इन्वेड करना और दौड़ना मूर्खता थी, लेकिन उसके पास वजह थी। आखिरकार उसने उन्हें रिवर के इस साइड की डेंजर्स के बारे में वार्न किया और जितना हो सके दूर जाने की सलाह दी। वो औरत उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी, चेन को उसके पीछा करने वालों से निपटने के लिए छोड़कर। ये वही स्पाइस थे जिन्हें लिसा ने चेन का पीछा करने के लिए भेजा था। पहले तो चेन उनसे पूछना चाहता था कि क्या उन्हें वेयरवुल्फ्स के बारे में कुछ पता है, लेकिन नेगेटिव जवाब मिलने पर उसने दूसरा सवाल पूछा। उसे हैरानी थी कि फंग उसी जंगल में कैसे पहुंच गई। उसने फंग का चिन्ह पकड़ा और उसे अपनी आंखों में देखने को मजबूर किया। फंग के लिए ये जैसे गर्म कोयलों से टॉर्चर हो। वो शर्मिंदगी से जमीन में धंस जाना चाहती थी और लगभग सारी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन उसकी गलती ये थी कि चेन मजाक कर रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसे किसने भेजा है। इस तरह उसने फंग को उसके पीछा करने की सजा दी और फिर रिवर की तरफ लौट गया। रिवर में उनके लिए अंडर वाटर स्ट्रांग होना मुश्किल था। करंट इतना तेज था कि शुंडा के लिए भी मुश्किल था। चेन ने उन्हें दूसरा रास्ता ढूंढने को कहा, लेकिन अब भालू के पास लौटने का टाइम था। फंग और उसकी टीम ने रिवर आसानी से क्रॉस कर लिया। डॉन से पहले वो माउंटेन ट्रेल पर पहुंच गए, जहां हर रात पेट्रोल्स चलते थे। चेन ने उन्हें हाल में मिली सारी इंफॉर्मेशन बताई और पूछा कि क्या माउंटेन पर कोई दूसरा रास्ता है जिससे बिना देखे ऊपर चढ़ा जा सके। वेयरवुल्फ गर्ल का प्रॉब्लम अभी बैक बर्नर पर रख दिया गया, क्योंकि अब अटैक का प्लान फिगर करना था। एक को मेन रोड के पास रहना था, पेट्रोल मैन पर नजर रखने के लिए। चेन ने जल्दी ऑर्डर्स दिए और रिवर के साथ वेस्ट की तरफ बढ़ गया, अगले दिन सनसेट से पहले लौटने का वादा करके।
उसे लगा कि डाउनस्ट्रीम जाना अच्छा आइडिया है, क्योंकि रिवर एक बड़े वाटरफॉल पर खत्म होता था। शायद यही वो जगह थी जहां से एलाना हाल ही में डक्ट थी और समुद्र की तरफ भागी थी। वाटरफॉल का साइज देखकर चेन को नहीं लगा कि इतनी हाइट से जंप करना पॉसिबल होगा, लेकिन जब तक टाइम था वो अननोटिस्ड ऊपर चढ़ने की कोशिश कर सकता था। उसका एकमात्र डर था कि ऊपर दुश्मन हो सकते हैं और नीचे तेज करंट। किसी भी केस में पीछे मुड़ना ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक ही एंड था, डेथ। गार्ड्स को बाईपास करने के तरीकों के बारे में सोचते हुए चेन ने रिस्क न लेने का फैसला किया और दूसरा रास्ता चुना। डेंस झाड़ियों से गुजरते हुए उसने गार्ड्स की मेहरबानी की उम्मीद की ताकि पेट्रोल मैन उसे स्पॉट न कर ले, लेकिन आज साफ तौर पर उसका दिन नहीं था। इन्हीं झाड़ियों में उसे एक ग्रुप मिला जो चुपके से कहीं जा रहा था। डार्कनेस में उनकी आइडेंटिटी देखना मुश्किल था, लेकिन चेन ने रिस्क लिया और उनका पीछा किया। झाड़ियों में छुपकर उसने उनकी बातचीत ओवरहर्ड की। ज्यादातर लोग गाइड पर भरोसा करने को लेकर श्योर नहीं थे, लेकिन फिर भी फॉलो कर रहे थे। उनकी सिचुएशन में बस यही ऑप्शन था। गाइड ने अपने बिहेवियर को जस्टिफाई किया कि वो अब न्यूकमर ट्राइब का मेंबर नहीं है और इस बार भारी रिस्क्स के बावजूद वो उन्हें रास्ता दिखाने को तैयार था। उसने ट्रैप्स की लोकेशन सीक्रेटली लिख ली थी, तो उन्हें खुश होना चाहिए कि उनकी मुलाकात उसी से हुई। चेन को उनकी बातें स्ट्रेंज लगीं। ये साफ था कि वो कुछ सीक्रेटली करने की कोशिश कर रहे थे। गाइड की आवाज बहुत फेमिलियर लग रही थी। जब वो मूनलाइट से इल्यूमिनेटेड ओपन क्लियरिंग में आए तब चेन ने उसे पहचान लिया। वो लियांग ये था जो माउंटेन ट्राइब के पुराने मेंबर्स को ट्रैप्स के जरिए लीड कर रहा था। लियांग के बिहेवियर को देखकर चेन को शक हुआ कि शायद वो अंडरकवर काम कर रहा है, लेकिन ट्राइब्स इतने एडवांस्ड नहीं थे कि अंडरकवर का मतलब समझ सकें। चेन को हैरानी थी कि लियांग को हाल ही में सेट किए गए फॉरेस्ट ट्रैप्स की इंफॉर्मेशन कैसे मिली। डस्क के कवर में अटैक करने की बजाय चेन ने उनका पीछा करने और देखने का फैसला किया कि बात क्या है। जल्दी ही मून ने सन को रास्ता दे दिया और माउंटेन ट्राइब के पुराने मेंबर्स को हेल के रेस में जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ी। टीम का ज्यादातर हिस्सा एग्जॉस्टेड था और ब्रेक लेना चाहता था, लेकिन लियांग ने मना किया, कहकर कि माउंटेन अब ज्यादा दूर नहीं है। उसने ट्विंस को उठाया और आगे बढ़ने को मजबूर किया। चेन को मारने की चाहत ने उन्हें इंसेंटिव देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक दिन रात की जर्नी को सिर्फ आधे दिन में पूरा कर लिया। अगर उनके पास डिवाइन पावर होती तो सब आसान होता, लेकिन अब उन्हें न्यूकमर ट्राइब तक अपने दम पर पहुंचना था। ऑब्जर्वेशन टावर की तरफ पॉइंट करते हुए लियांग ने उन्हें रिमाइंड किया कि गार्ड्स वहां से जरूर आएंगे और उन्हें नोटिस कर लेंगे। इतने ओपन एरिया में डिस्गाइज करना पॉसिबल नहीं था, खासकर शो हाउ के साइज को देखते हुए, जिसे कई किलोमीटर्स दूर से देखा जा सकता था। कोई भी झाड़ियों में दफन होना नहीं चाहता था, तो लियांग ने सबको माउंटेन्स में प्रिजनर्स का काम करने के लिए वापस भेज दिया। कई ट्रिक्स और मैनिपुलेशंस यूज करके लियांग ने उन्हें न्यूकमर ट्राइब तक लाने की पूरी कोशिश की। उसने उन्हें एनकरेज किया कि पास में ट्रैप जॉन है, जिसके बाद वो आसानी से सेटलमेंट तक पहुंच सकते हैं। जुई ने भी शुरू से दूसरों को एनकरेज किया। चेन को मारना उसका आइडिया था और बाकियों को इसे रियलाइज करने के लिए बेस्ट देना था, लेकिन अगर कोई घर लौटना चाहता था तो वो फ्री था। जुई ने कहा कि जब वो चेन का कटा सिर लेकर विच के पास लौटेगा तो उनके लिए अच्छी बात रखेगा, लेकिन सब अपनी डिवाइन पावर खुद वापस लेना चाहते थे, तो वो आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़े। यहाँ तक कि शियाओ, जो अपने भाई के साथ लौटने की उम्मीद रखता था, भी जुई के साथ गया, यकीन रखते हुए कि आज जुई को उनकी जरूरत होगी। उधर नेबरिंग माउंटेन पर हैंगशर एरिया स्काउट कर रहा था। पहले उसे लगा कि भूखे ट्रैवलर्स आ रहे हैं, लेकिन लियांग को देखकर वो चीखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो ट्रैप जोन में क्यों जा रहे हैं। उसने एक्टिवली अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश की और लाउडली रूट बताया जिससे वो वापस जा सकें, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अपनी काइंडनेस से उसने लियांग के परफेक्ट प्लान को बर्बाद कर दिया, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से स्टार्ट किया था। अगर उनकी मुलाकात किसी और से होती तो वो उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि पेट्रोल को बुलाकर ऑफेंडर्स को अरेस्ट करवाता। अब वो सिर्फ ट्रैप्स की रिलायबिलिटी पर होप कर सकता था, जिन्हें उसे किसी भी तरह एक्टिवेट करना था। उसी पल लियांग ने जैसे एक्सीडेंटली ट्रिप वायर हिट किया, जो कवेटेड ट्रैप को एक्टिवेट कर देता था। जमीन उनके पैरों तले हिल गई और वो चीखते हुए पिंस लाइनिंग वाली डीप पिट में गिर गए। लियांग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितनी सीरियसली इंजर्ड हैं, क्योंकि एक विटनेस का जिंदा रहना काफी था, जिसके जरिए चेन माउंटेन ट्राइब के लीडर से कांटेक्ट कर सकता था। अब सब कुछ हैंगशर की स्पीड पर डिपेंड करता था। बेहोशी से पहले के आखिरी मोमेंट्स में लियांग ने पेट्रोलमैन की होप की, जो चेन को उनके मरने से पहले लाने वाले थे, लेकिन चेन उससे कहीं पहले सामने आ गया। चेन ने सक्सेसफुली सभी विक्टिम्स को बाहर निकाला और उनके वॉन्ड्स ट्रीट किए। लिसा के रीइंफोर्समेंट्स का वेट करते हुए उसने वॉन्ड्स को पूरी तरह ट्रीट नहीं किया, तो उन्हें रस्सियों से बांधने की जरूरत अपने आप खत्म हो गई। अगर वो अभी जाग भी जाते तो हेल्दी सोल्जर्स पर अटैक करने की स्ट्रेंथ उनके पास नहीं थी।
लिसा उसके डिसीजन से पूरी तरह सॉलिडेरिटी में थी और यहाँ तक कि ऑफर दिया कि उन्हें अपने सर्वेंट्स की तरह यूज किया जाए। सिर्फ लियांग, जिसने ट्राइटरी की थी, ने रिक्वेस्ट की कि उसे उसी वीक स्टेट में छोड़ दिया जाए। लिसा उस वाइल्ड ट्रैटर को अपने व्हिप से पनिश करना चाहती थी, लेकिन चेन ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो अभी लियांग के बारे में कंक्लूजन नहीं निकाल सकते थे। सब कुछ तब डिसाइड होगा जब लियांग जागेगा। लेकिन ट्राइब ने लिसा के डिसीजन को सपोर्ट किया। कुछ प्रिजनर्स इंटरोगेशन के लिए काफी थे, सबको जिंदा रखने की जरूरत नहीं थी। मेडिसिन भी खत्म हो रही थी, तो चेन आउटसाइडर्स पर इतने वैल्यूएबल रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर सकता था। जुई के कैरेक्टर को याद करते हुए सब जानते थे कि उसे आसानी से अपनी कम्युनिटी को बेट्रे करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। स्लेव की तरह ट्रीट होने के बावजूद उसने वॉरियर्स की रैंक्स में लौटने और अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की होप नहीं छोड़ी थी। वो न सिर्फ ट्राइब से बल्कि ट्विंस, म्यूटी और शो हाउस से भी क्लोजली कनेक्टेड था। उसने चेन को पिछली बार वादा किया था कि वो उसके लोगों को नहीं मारेगा, तो वो उसका फेवर रिटर्न करना चाहता था। लिसा के नॉन स्टॉप परसुएजन के बावजूद चेन ने उन्हें क्योर करने का फैसला किया, उम्मीद में कि जुई आखिरकार मान जाएगा। जो भी हो, चेन कम से कम थैंक यू सुनना चाहता था, क्योंकि उसने पहले से ही उन पर ढेर सारा मनी और मेडिसिन खर्च कर दिया था। इस मर्सीफुल डिसीजन की वजह से लियांग को हाउस में ट्रांसफर किया गया और जुई, जो अभी अभी होश में आया था, से इंटेरोगेशन शुरू हुआ। चेन ने सबको ऑर्डर्स दिए और जुई को विलेज की सबसे रिमोट जगह पर ले गया ताकि अननेसेसरी ईयर्स उनकी बातचीत न सुन सकें। जुई की बातों से पता चला कि किसी ने भी विच को कभी नहीं देखा था। इन्फॉर्मेशन और ऑर्डर्स एक छोटी लड़की के जरिए ट्रांसमिट होते थे। यहाँ तक कि सबसे इम्पोर्टेंट सैक्रिफाइसेस भी वो ही परफॉर्म करती थी। उसका दावा था कि वो विच की मैसेंजर है जो कर्स की पावर से इम्यून है। लड़की के मुताबिक विच की बॉडी कर्स्ड सिंबल्स से कवर थी और जो भी उसके करीब जाता वो मर जाता। माउंटेन ट्राइब ने डिवाइन पावर को अपनी आंखों से काम करते देखा था, तो कोई भी उसकी बातों पर डाउट करने की हिम्मत नहीं करता था। वो इतना डरते थे कि विच की केव को अनगार्डेड छोड़ देते थे। इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन से साफ था कि विलेज पर असॉल्ट ऑन ऑपरेशन चेन के सोच से कहीं आसान होगा, लेकिन नए लीडर कोलैप्स ऑन से डील करना इतना आसान नहीं था। सब जानते थे कि उसकी पावर से कोई नहीं निपट सकता, खासकर डिवाइन स्ट्रेंथ मिलने के बाद। लेकिन जुई ने बताया कि डिवाइन स्ट्रेंथ सिर्फ डेली सैक्रिफिशियल रिचुअल के दौरान मिलती थी, जिसमें सेक्रेड फायर जलाई जाती थी। इसीलिए रेनी या विंडी डे पर यह नहीं होता और कोई भी डिवाइन पावर नहीं पाता। ऐसे दिनों में चीफ और उसका पूरा क्लैन अपनी ज्यादातर पावर खो देता है। माउंटेन ट्राइब में ढेर सारी वल्नरेबिलिटीज थीं, जिनके बारे में दुश्मनों को सरप्राइजिंगली अभी तक कुछ नहीं पता था। इसका कारण था कि रेनी डेज में माउंटेन ट्रेल्स पर मूव करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि एक्सपीरियंस्ड लोग जो टेरेन को अच्छे से जानते थे, बैड वेदर में बाहर नहीं निकलते थे। स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ हमेशा डाउनपोर होता था, जिससे वल्नरेबिलिटीज छुपाने में बहुत टाइम लगता था। जुई ने चेन को जो इन्फॉर्मेशन दी उसे सीक्रेट रखना था और किसी को नहीं बताना था। अब चेन जुई को बधाई दे सकता था। वो आखिरकार माउंटेन ट्राइब का ट्रैटर बन गया था, जहां उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। चेन ने उसे अपनी साइड ज्वाइन करने का ऑफर दिया। ऑफर टेम्पटिंग था, लेकिन जुई ने तुरंत मना कर दिया। वो कहता था कि चाहे कोई भी पूछे, वो कभी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन चेन से बात करते वक्त उसने कुछ नहीं छुपाया और वॉलंटरीली सब बता दिया। जुई ने चेन को दिल से थैंक्स कहा उसे वर्थी ट्रैटर बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सका। जुई को कोई भी चेन का ऑफर स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था, बल्कि उसे उसका सामान और एक जगह दी गई जहां वो अपनी टीम के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार कर सकता था। अब जब दो इंटेलिजेंट लोगों के बीच रियल बातचीत हो चुकी थी, चेन को उम्मीद थी कि अगली बार मिलने पर वो दुश्मन नहीं होंगे। 5 दिन शांति और हार्मनी में गुजरे। इस दौरान न्यूकमर ट्राइब ने फायर क्रैकर्स बनाने के लिए जरूरी सब कुछ तैयार किया और बैग्स में इंग्रेडिएंट्स भरने शुरू किए। लियांग ने इसमें उनकी मदद की। आयु को चेन की चिंता थी और वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ट्रैटर को विलेज में फ्रीली घूमने की इजाजत है। जैसे ही वो अकेले हुए, उसने चेन से इस बारे में पूछा, लेकिन चेन के लिए लियांग का सिर्फ एक गुनाह न माफ करने लायक था, वो ट्रैटर का लुक जो उसने माउंटेन ट्राइब से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डाला था। उसने चेन के लिए अपनी जान प्रैक्टिकली सैक्रिफाइस की थी, तो उसे ट्रस्ट न करने की कोई वजह नहीं थी। सुबह जुई अपनी बाकी टीम के साथ कैंप से निकल गया। वो अपने साथ खाना, पानी, हथियार और बेसिक नेसेसिटीज ले गए, क्योंकि माना जा रहा था कि उन्हें कुछ वक्त तक फॉरेन लैंड्स में भटकना पड़ेगा। चेन ने उन्हें जितना हो सका उतना प्रोवाइड किया, बाकी उनके ऊपर था। उन्हें अलविदा कहने के बाद न्यूकमर ट्राइब ने असॉल्ट की प्रिपरेशन शुरू की। हथियार, शील्ड्स, आर्मर, पॉइजन,
खाना, फायर क्रैकर्स, सब कुछ लगभग तैयार था। अब बस स्टॉर्म का इंतजार था और अपनी लक पर भरोसा। अटैक की प्रिपरेशन के आखिरी दिन न्यूकमर ट्राइब पहले से कहीं ज्यादा बिजी थी। सब वॉरियर्स के बीच रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और जीत की प्रिपरेशन में जुटे थे। चेन सिस्टम के साथ बार्गेनिंग कर रहा था। उसे इस बात पर गुस्सा था कि सिर्फ 3 हेमोस्टैट्स के लिए उसे 70 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स खर्च करने पड़ रहे थे। उसे लगा था कि स्टोर की प्राइस हमेशा स्टेबल रहेगी, लेकिन हर परचेज के बाद प्राइस डबल हो रही थी। फिर भी कोई चॉइस नहीं थी और चेन को सिस्टम की ट्यून पर डांस करना पड़ा। वो इसे कोसता रहा, लेकिन परचेज कंटिन्यू किए। आखिरकार कमांडर्स इन चीफ आए। क्वीन ने स्टोनबोन, हेक्टर, लियांग और बाकियों को असॉल्ट प्लान डिस्कस करने के लिए लाया। सबसे पहले सारे सोल्जर्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना था। हेक्टर को ऑर्डर दिया गया कि वो 3 रिलायबल सबऑर्डिनेट ट्रूप्स चुने और फंग के साथ माउंटेन पर जाएं। कुछ दिन पहले फंग ने वो जगह ढूंढ ली थी जहां स्लेव्स को रखा जा रहा था, तो वो सही टाइम पर उन्हें डायरेक्ट कर सकती थी। स्टोनबोन को मेन ग्रुप का इंचार्ज बनाया गया, जो माउंटेन ट्राइब के फोरहेड पर डायरेक्ट अटैक करेगा और उनका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करेगा। बाकी लोग सेटलमेंट में रहेंगे। सनराइज होने पर चेन ने लिसा से कंसल्ट किया और उसकी ओपिनियन मांगी। स्टोनबोन के मेन ग्रुप लीड करने के डिसीजन को लिसा ने एक्सेप्ट किया, लेकिन लियांग के बारे में वो सहमत नहीं थी। उसे लगता था कि ट्रैटर को वैल्यूएबल आइटम्स और बच्चों वाले सेटलमेंट में छोड़ना अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन वो कोई और प्लान नहीं सुझा सकी। इस बार चेन फुल फोर्स के साथ वॉर पर जा रहा था, तो बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। लियांग के वॉन्ड्स अभी इतने हील नहीं हुए थे कि वो सेटलमेंट पर इनसाइड से अटैक कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट, कई लोग अभी भी उससे गुस्सा थे और वो इसे अच्छे से जानता था। इस तरह चेन ने लियांग के लिए परफेक्ट कंडीशंस क्रिएट की ताकि वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सके और रेजिडेंट्स की केयर कर सके। इस बार दुश्मन माउंटेन ट्राइब के लोग होंगे और लियांग को हाफ क्रिपल्ड स्टेट में उनसे फाइट करना बहुत क्रूएल होता। लेकिन जब चेन और लिसा बात कर रहे थे, तभी वो हरिकेन शुरू हो गया, जिसका वॉरियर्स को इंतजार था। बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि हवा सचमुच तेज थी, लेकिन हवा में मॉइस्चर था। अगर बारिश जल्दी शुरू हो गई तो ये उनकी कोशिशों को सिर्फ हिंदर करेगी। चेन ने तुरंत विलेज के बाहर गैदर होने का ऑर्डर दिया। जब वो वाटरफॉल तक पहुंचे, जो दुश्मन के लिए ब्लाइंड स्पॉट बन गया था, चेन ने फंग को वहां रहने का ऑर्डर दिया। एलाना पास में एम्बुश में थी, ताकि अगर कोई पानी में गिरे तो वो उसे रेस्क्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। चेन ने शुंडा को भी साथ लिया ताकि वो उनकी बैक कवर करे और अप्रोचिंग दुश्मन की वार्निंग दे। बाकी वॉरियर्स को पहले रिवर क्रॉस करना था और क्लिफ पर चढ़ना था। चेन टॉप तक चढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि उसे विच को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करना था, जैसा कि पहले डिस्कस्ड प्लान में था। जैसे ही सब अपनी पोजीशन पर थे, स्टोनबोन ने फायर क्रैकर की विक जलाई और गार्ड्स की तरफ फेंका। इस साउंड ने उन्हें स्टन कर दिया और अटैक का कमांड दिया। हर वॉरियर जिसने एक्सप्लोशन सुना, माउंटेन ट्राइब की तरफ दौड़ा, उन्हें बच्चों की तरह स्वीप करते हुए। कोलैप्स, एक्सप्लोशंस और चीखों की आवाज पर बाहर आया और फायरिंग शुरू करने का कमांड दिया। हार्पून से बचने के लिए स्टोनबोन ने अपने मैन को डिफेंसिव यूनिट बनाने का ऑर्डर दिया, जो उनके बॉडीज को शार्प हार्पून से प्रोटेक्ट करे। उनकी टास्क थी कि कोलैप्स को नीचे लाया जाए, और जब तक वो ऐसा नहीं करता, उन्हें रिट्रीट करने का कोई राइट नहीं था। माउंटेन ट्राइब को भी समझ आया कि इतने सारे वॉरियर्स से फाइट करना मुश्किल है, तो वो रीइंफोर्समेंट्स का वेट कर रहे थे। आज कोलैप्स को डिवाइन पावर नहीं मिली थी और उसे स्टोनबोन के स्क्वाड को वेयर आउट करने के लिए प्रिजनर्स का इंतजार करना पड़ रहा था। उसी वक्त जब मेन स्क्वाड माउंटेन ट्राइब का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, हेक्टर वाटरफॉल के टॉप पर था। वो चालाकी से एम्बुश में छुपा था ताकि गार्ड्स जो सी ट्राइब के मेंबर्स को शैकल कर रहे थे और माउंटेन के दूसरी साइड ले जा रहे थे, उन पर सरप्राइज अटैक कर सके। फियर्स बैटल लाइफ और डेथ के लिए थी। कोलैप्स ने उनकी स्टे करने की डिसीजन की तारीफ की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिजनर्स अभी तक क्यों नहीं आए। हर गुजरते मिनट के साथ न्यूकमर ट्राइब माउंटेन के सेंटर में और आगे बढ़ रही थी। कोलैप्स के फ्रैंटिक शाउट्स के तहत बाकी ट्रूप्स फाइट में ज्वाइन हुए और स्टोनबोन को एग्जिट की तरफ पुश करने लगे। रीइंफोर्समेंट्स के आने से उन्हें क्राउड से फाइट करना आसान हो गया। स्टोनबोन को अपने बॉडी से घायल लोगों को कवर करना पड़ा ताकि वो सेफ डिस्टेंस तक पहुंच सकें, लेकिन उनके ब्लोज उसके लिए बहुत पावरफुल थे। शील्ड अटैक्स को पूरी तरह ब्लॉक नहीं कर पा रही थी। एक और ब्लो लेने के बाद स्टोनबोन खून खांसने लगा। वो आखिर तक पंचिंग बैग बना रहा। जब उसने नोटिस किया कि घायल लोग भाग रहे हैं, उसने मेडिसिन की बोतल ग्रैब की और उनके पीछे भागा। लकीली लिसा
और बाकी गर्ल्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में थीं। जब मेन ग्रुप उनके पास से गुजरा, उन्होंने दर्जन भर फायर क्रैकर्स हवा में लॉन्च किए। इस तरह उन्होंने अपनी पोजीशन का रास्ता ब्लॉक कर दिया और सोल्जर्स को रिलायबल डिफेंस प्रोवाइड की। स्टोन बोन ने तुरंत मेडिसिन पी और फॉर्मेशन रिओर्गेनाइज करना शुरू किया, अनुमान लगाते हुए कि अगली बैटल डिसाइसिव होगी। इस बीच चेन उस जगह तक पहुंच गया जहां विच कथित तौर पर छुपी थी। वो केव में नीचे गया। जैसा जुई ने बताया था, केव स्ट्रेंज सिंबल्स और ड्रिवन स्टेक्स से घिरी थी, जिनके पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जैसे ही चेन एंट्रेंस पर था, उसे केव की गहराइयों से एक स्वीट स्मेल आई। अंदर जाकर उसने कई बैरल्स देखे जो हनी से भरे थे और उनमें से एक सोनोरस वॉइस आ रही थी। वॉइस ने चेन को डोनेशन देने और भागने का ऑर्डर दिया, इससे पहले कि विच बाहर आए और उसे कर्स कर दे। चेन ने अंदाजा लगाया कि ये लाउड वॉइस किसी छोटी लड़की की है। वो तेजी से साउंड की दिशा में गया, लेकिन लड़की आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो बैरल्स के बीच चालाकी से छुप रही थी, अपनी पोजीशन बार बार चेंज करते हुए। लेकिन फिर वो गुस्से में चीख पड़ी और इमोशन के बर्स्ट में चेन को स्टूपिड कहकर ताने मारने लगी। उसने कहा कि उसने कभी ऐसा ब्रेव मैन नहीं देखा जो विच के कर्स से न डरे। उसके ढीठ बिहेवियर को देखकर चेन ने अंदाजा लगाया कि शायद यही वो विच है जो माउंटेन ट्राइब को धोखा दे रही थी। उसने तेजी से उसके पास जाकर उसे चुप कराने के लिए सिर पर हिट किया और उसे अपने शोल्डर पर उठाकर केव से जल्दी निकल गया। माउंटेन ट्राइब ने कभी अपनी विच को नहीं देखा था, तो अगर चेन इस लड़की को मार भी देता, वो कभी नहीं मानते कि विच मर चुकी है। लेकिन अगर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा, तो चेन उन्हें ब्लैकमेल कर सकता था। तभी बारिश शुरू हो गई, सॉलिड ग्राउंड को मड की पाइल में बदलते हुए। वॉर आखिरी दम तक चल रही थी। स्टोन बोन स्क्वाड का मूड पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा था, दावा करते हुए कि चेन जल्दी लौटेगा। लेकिन चेन की जगह सी ट्राइब के ढेर सारे लोग दौड़ते हुए आए, जिन्हें हेक्टर ने सक्सेसफुली फ्री किया था। फ्री होने के बाद उनके पास कोलैप्स से कहने के लिए बहुत कुछ था। वो बिना हिचकिचाहट बैटल में घुस गए। अब बदला लेने का टाइम था। जैसा उन्हें ट्रीट किया गया था, उसका फुल पे बैक करने का। उन्होंने दुश्मनों को घेर लिया, न्यूकमर ट्राइब पर अटैक करने वालों को बेरहमी से अटैक करते हुए। उनकी जिद से वो तब तक टिके रहे जब तक एक बॉडी क्लिफ से नीचे नहीं फेंकी गई। इस तरह चेन ने अटेंशन ड्रॉ किया और बैटल खत्म होने की अनाउंसमेंट की। उनकी फेमस विच मर चुकी थी और अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था।